नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो रोज हम आपकी मदद के लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सके, अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकें। और हमारे एक्सपर्ट्स आपको हर कदम पर मदद करने के लिए इस शो में आते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है या आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, हर तरीके की क्वेरीज इस शो में हम शामिल करते हैं। कैसे शामिल हो सकते हैं? yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। हमारे साथ आज हैं फिनसेफ इंडिया की फाउंडर डायरेक्टर मृन अग्रवाल। मृन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले आज बात करेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की, क्योंकि जनवरी में देखने को मिला है कि इनफ्लोज हाइब्रिड कैटेगरी में स्पेशली काफी बेहतर रहे हैं। 20,634 करोड़ के फ्लोज हमने हाइब्रिड कैटेगरी में आते हुए देखे हैं। तो पहले तो इनफैक्ट अब बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो समझनी। पहले तो ये कैटेगरी होती कौन सी है, फिर जनवरी में इस तरीके के फंड्स में क्यों इतना अट्रैक्शन देखने को मिला, क्या मार्केट जब थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है तब हाइब्रिड एक सेफ कैटेगरी हो सकती है क्या, और अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें कितना एलोकेशन, नई क्रिएशन जब हम करते हैं पोर्टफोलियो की, कितना एलोकेशन हाइब्रिड कैटेगरी में कर सकते हैं? क्या ये नेसेसरी कैटेगरी होनी चाहिए पोर्टफोलियो में या फिर नहीं? बताइए। तो नमस्ते दीपाली। और हाइब्रिड फंड एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है एक्चुअली। सबसे पहले तो इस कैटेगरी में काफी सारे वैरायटीज ऑफ फंड्स हैं, बिकॉज हाइब्रिड में क्या होता है कि दोनों स्टॉक्स और बॉन्ड्स रहते हैं। हाल ही में जो इनफ्लोज हम देख रहे हैं वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मार्केट्स काफी पीक पर थे, और इस कैटेगरी में क्योंकि इसमें दोनों स्टॉक्स और बॉन्ड्स होते हैं तो उस वजह से थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, वॉलेटिलिटी इस कैटेगरी में कम हो जाती है। तो इसीलिए आपने थोड़े फ्लोज ज्यादा देखे होंगे इस पर्टिकुलर कैटेगरी ने। ना इस कैटेगरी में आपके पास फंड्स हैं जिसमें बस 10 to 25% इक्विटी में है। आपके पास ये फंड्स भी हैं जिसमें मोर देन 65% इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। तो जनरली आई वुड सजेस्ट कि दिस कैटेगरी इज गुड फॉर दोज इन्वेस्टर्स जिनको इक्विटी का पूरा रिस्क नहीं लेना है, बट उनको इक्विटी की ग्रोथ चाहिए, बट थोड़ी स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो ये कैटेगरी ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। एंड इनफैक्ट जो इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी ये कैटेगरी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि आपको नहीं सोचना है कि अच्छा इक्विटी में कितना डालें, डेट में कितना डालें, राइट? क्योंकि आपको बस अपने रिस्क के हिसाब से, होराइजन के हिसाब से कैटेगरी चूज करनी है और बाकी फंड मैनेजर एलोकेट करेंगे। एंड लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगी कि इसमें एक और कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड की, जिसमें द एलोकेशन टू इक्विटी एंड डेट कीप्स चेंजिंग डायनामिकली। ओके, अच्छा, अगर नया पोर्टफोलियो क्रिएट करें तो क्या हाइब्रिड फंड को कंसिडर कर सकते हैं? और लॉन्ग टर्म के विजन के साथ किस तरीके का एक्सपोजर ये कैटेगरी आपको प्रोवाइड कराती है? साथ ही कुछ नेम्स अगर आप इस कैटेगरी में सजेस्ट करना चाहें व्यूअर्स को। बिल्कुल, एक्चुअली जो लोग ये नए पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिन लोग ने कभी इक्विटी का एक्सपोजर लिया नहीं है और उनको एक्सपीरियंस करना है, उन लोगों के लिए ये कैटेगरी बहुत अच्छी है। एंड इसमें मैं एक्चुअली सजेस्ट करूंगी कि बैलेंस एडवांटेज फंड अच्छे रहते हैं, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड में ऐसा है कि बेस्ड ऑन सम क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, जब एंड द वे इट रियली वर्क्स इज कि व्हेन मार्केट्स आर एट अ हाई, एट दैट पॉइंट देयर इज अ रीबैलेंसिंग डन। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आपको नहीं सोचना है कि हम प्रॉफिट बुकिंग करें, हम रीबैलेंसिंग करें, हम क्या करें, फंड ही आपके लिए सब कर रहा है। और मैं तो ये भी कहूंगी कि जिन लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि कौन सा फंड चूज करें, इतनी सारी कैटेगरीज है, एक्टिव फंड, पैसिव फंड, इस सब में हम क्या चूज करें, अगर उनको मुश्किलें हो रही हैं फंड चूज करने में, तो ये बहुत अच्छी कैटेगरी है इनके लिए। और इसमें एज आई सेड आई वुड रिकमेंड एग्रेसिव और बैलेंस एडवांटेज। एंड इसमें मेरा फेवरेट फंड जो है वो है आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड एंड एसबीआई इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड। ओके, चलिए, तो हाइब्रिड फंड के बारे में आपको डिटेल्स बताई गई हैं और कुछ नेम्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं।
इस कैटेगरी के बारे में, तो उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। धनंजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। धनंजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? यस मैम, मैंने पूरा पोर्टफोलियो शेयर किया है मेरा। सो उसमें इक्विटी का भी एक्सपोजर है मेरा और डेब्ट का भी एक्सपोजर है थोड़ा। एवरीथिंग इज एट द प्लेस, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से मैंने जो इमरजेंसी फंड है वो भी कलेक्ट किया है, इंश्योरेंस लिया है, टर्म इंश्योरेंस लिया है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा, एक तो पोर्टफोलियो है विच इज अ लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा कि मेरा टारगेट है 5 to 6 CR अचीव करना है, तो वो अचीव होगा क्या? एंड मैंने 2-3 सवाल भी भेजा है कि अगर मेरा अभी सिर्फ 3.5 साल का होम लोन बाकी है, तो उसको अगर मुझे मतलब मैंने एक्चुअली मेरा जो EMI है वो दूना कर दिया है, अभी फिलहाल पे कर रहा हूँ मैं हर महीने, तो उसको मैं पूरा नील कर दूं या री इन्वेस्ट करूं मार्केट में? और 2-3 मैंने सवाल भी नीचे पूछे हैं, इफ यू हैव दैट क्वेश्चंस। ओके, आपकी डिटेल्स हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, पूछ लेते हैं। तो फिलहाल 1,15,000 की SIP चल रही है, 25 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 10 लाख का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं किस फंड में करें। प्लस इसके अलावा इनका जो पोर्टफोलियो जैसे इन्होंने बताया उसमें UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड शामिल है, जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं लगभग 5,000 रुपये महीना। कोटक स्मॉल कैप फंड इनके पास है, उसमें 10,000 की SIP है। HDFC फ्लेक्सी कैप, मेरी एसेट मिड कैप में भी 10-10 हज़ार है। 15,000 डाल रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, और साथ ही मोतियार ओसवाल नेस्डेक में 20,000 पर मंथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 40,000 पर मंथ। PPF में भी इनका इन्वेस्टमेंट है जिसमें ये 8,000 मंथली डाल रहे हैं, और VPF में भी मंथली 26,000 का इन्वेस्टमेंट है। टर्म इंश्योरेंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है। इसके अलावा लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड में, और यहाँ पर 5.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्को ETF में 3.25 लाख की, कुछ स्टॉक्स में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो बताइए इनकी एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो कैसी लग रही है आपको? प्लस 10 लाख का जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है वो कहाँ करें? साथ ही इनके गोल पर राय, इनके 4 गोल हैं। सालाना ट्रैवल के लिए इनको 3 लाख रुपए महीना चाहिए, जैसे इन्होंने मेंशन किया। 15 साल में डॉटर के एजुकेशन के लिए 30 लाख, 6 करोड़ चाहिए। 16 ईयर्स में ऑन रिटायरमेंट, इन 20 ईयर्स में डॉटर की शादी के लिए 15 लाख। बताइए सजेशन। तो सबसे पहले तो मैं एक्चुअली इनकी बहुत दाद देना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत सोच समझकर इन्होंने सब प्लानिंग की है, और बहुत कम देखने को मिलता है दैट पीपल आर वेरी क्लियर। ये बहुत क्लियर हैं। इन्होंने जैसे लिखा है कि लार्ज कैप में इतना है, मिड कैप में इतना है, स्मॉल कैप में इतना है। सो ही इज वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग, एंड दैट्स वन थिंग आई रियली लाइक। इन्होंने बहुत सोच समझकर सब किया है। काफी सारे फंड्स हैं, PPF वगैरह में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने इंश्योरेंस भी अच्छा लिया हुआ है, तो ये सब तो ठीक है। अब आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो भी ठीक है। अब आपने पूछा कि सबसे पहले तो आपका एक छोटा सा, आपका एक अभी होम लोन है जो बस अब 3.5 साल के लिए है, तो आपने कहा है कि मैं बंद करूं या मैं इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं। सो 2 चीजें हैं। देखिए, जब आप लोन के एंड की तरफ होते हैं तो एक्चुअली ज्यादा प्रिंसिपल रिपेमेंट ही होता है, उस समय आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है। सो आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो आप इन्वेस्ट कीजिए, और जो आप इन्वेस्ट करेंगे, सिंस आपके सारे गोल्स काफी लंबे हैं, 15 साल 25 साल, शायद आपका रिटायरमेंट का गोल भी अभी काफी टाइम है आपके पास, शायद 17 साल है। तो सिंस आपके गोल्स प्रिटी लॉन्ग टर्म है नेचर में, आई वुड सजेस्ट कि आप जो ये लमसम अमाउंट है इसको मे बी 4 या 5 ट्रांचेस में आप करके, जो आपके पास एग्जिस्टिंग मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स हैं उसी में कीजिए। जैसे आपके पास निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, यू हैव कोटक स्मॉल कैप, एंड यू हैव मेरे एसेट मिड कैप विच इज अ वेरी गुड फंड। सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा इसमें बढ़ा दीजिए, जो आपका इन्वेस्टमेंट है इसमें करिए। अब आपके गोल के लिए जब हम सोचते हैं तो आप अगर ऑब्वियसली जो भी गोल होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑफ कोर्स हमें इन्फ्लेशन तो लगाना ही पड़ेगा इसमें। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, इन्फ्लेशन को हमने 6% के हिसाब से लिया है, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हमने 12% के हिसाब से लिया है,
उस हिसाब से आपको रिटायरमेंट के लिए करीब महीने के 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और चाइल्ड एजुकेशन एंड चाइल्ड मैरिज में कुल मिलाकर आपको 20,000 रुपए महीने के इन्वेस्ट करने हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा चल रहा है। आप इसको मतलब आप लगे रहिए इसमें, इसको आप रोकिए मत, एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू मीट ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है, आपकी प्लानिंग बिल्कुल सही है और किसी बदलाव की जरूरत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। जो एडिशनल फंड्स आपको डालने हो मिड कैप स्मॉल कैप में आप ऐड कर सकते हैं। तो जो नई इन्वेस्टमेंट ये करने का प्लान कर रहे हैं मृन, वो एग्जिस्टिंग में से ही किसी फंड में करें या कुछ नए फंड सजेस्ट करेंगी? नहीं, मेरे ख्याल से इनके पास ऑलरेडी 6 फंड हैं, तो वो काफी हैं, और इन्होंने अभी 6 महीने पहले ही शुरू किए हैं, तो इनके कोई नए फंड्स में नहीं डालें, जो एग्जिस्टिंग है उसी में ही आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यानी मेरे एसेट मिड कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये 2 फंड्स चुन लें या फिर इक्वली 10 लाख डिवाइड कर दे इन सब कैटेगरीज में? आई विल सजेस्ट, क्योंकि इनका मिड कैप एक्सपोजर 20% ही है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर इनको इफ ही कैन टेक द रिस्क, बिकॉज ऑब्वियसली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रिस्क तो ज्यादा रहेगा, वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहेगी, तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मैं कहूंगी कि स्मॉल कैप और मिड कैप, इनफैक्ट आपके पास मेरे एसेट मिड कैप है, आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यही एलोकेशन रखना है 70% लार्ज कैप एंड 30% मिड एंड स्मॉल कैप, देन फिर आप इक्वली एलोकेट कर दीजिए। ओके, चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की, और अगले कॉलर हमारे साथ है मृणाल भट्ट गांधीनगर से। मृणाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा 2 एसआईपी म्यूचुअल फंड में चल रहा है, एक एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में, दैट इज 7,000 रुपीज पर मंथ, और दूसरा एक है एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड, उसमें मैं 10,000 रुपीज का एसआईपी कर रहा हूँ एवरी मंथ। मेरा टारगेट है कि आफ्टर 17 ईयर्स आई शुड गेट 2 करोड़ का अमाउंट आए, तो मुझे इसके अंदर और कितने, और आई एम प्लानिंग टू ऐड फर्दर मोर एसआईपीज, तो आप और कौन से मैं कर सकता हूँ? क्या एग्जिस्टिंग 2 मेरे सफाइस होंगे या मुझे और ऐड करना पड़ेगा? करना पड़ेगा तो कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एसआईपी करना पड़ेगा? ओके, तो 17,000 की एसआईपी चल रही है, 10,000 एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं तो टोटल एसआईपी हो जाएगी 27,000 की। 2 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 17 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। 2 ही फंड्स है इनके पास, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज 7,000 रुपए महीना, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स 10,000 पर मंथ, बट 43 इयर्स इनकी एज है। बताइए मृणाल के लिए क्या सजेशन रहेगा मृण आपके? हाँ, तो सबसे पहले जो इन्होंने गोल के बारे में बात की है, जो अभी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से करीब आपको 1.4 करोड़ बन सकता है 17 साल में, बट रिमेंबर ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट नहीं है, तो आपको अगर 2 करोड़ चाहिए 17 साल के बाद ऑन एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस, आपको करीब महीने के 80,000 रुपए डालने पड़ेंगे, क्योंकि जो 2 करोड़ की आज की जो वैल्यू है वो उस समय करीब 5.5 करोड़ की हो जाएगी। अब आपके पास 2 फंड हैं, एंड दोनों फंड आपने सेम फंड हाउस से लिए हैं, और दोनों बैलेंस टाइप के फंड ही हैं, क्योंकि जो रिटायरमेंट के फंड्स भी होते हैं वो ज्यादातर बैलेंस फंड ही रहते हैं। तो आई वुड से कि आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अभी आपने शुरू किया है, बट आई वुड से थोड़ा तो आप डाइवर्सिफाई कीजिए। और एक्चुअली रिटायरमेंट के लिए सिंस आपके पास 17 साल है, मैं एक्चुअली रेकमेंड करूंगी कि आप एनपीएस एक्टिव इक्विटी में निवेश करें, क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली लो कॉस्ट, इट विल गिव यू अ पेंशन ऑन रिटायरमेंट, एंड आपके पास 17 साल है, अभी आपके पास अच्छा पीरियड है जिसमें ये कंपाउंड हो सकता है। तो आई विल सजेस्ट कि जो एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड है उसमें से आप एग्जिट करके एनपीएस एक्टिव इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। एंड दूसरा जो आपको एडिशनल एसआईपी डालनी है, I will suggest you do it in a mid cap fund. It could be Kotak mid cap, it could be Mirae mid cap, but certainly आपको मिड कैप का एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि आपका पीरियड बहुत अच्छा है, एंड आपको आपका जो कॉर्पस भी बनाना है उसके लिए आपको 80,000 डालना है, और अभी आप करीब 27,000 डालने वाले हैं, राइट? सो सिंस वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज द कॉर्पस, द अमाउंट दैट वी कैन इन्वेस्ट, वी कैन सर्टनली टेक हायर रिस्क एंड होप फॉर इट टू ग्रो बेटर। तो इस हिसाब से आई विल से कि जो एडिशनल 10,000 आप कर रहे हैं वो आप मिड कैप फंड्स में कीजिए। ओके,
चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो के लिए मृणाल, और 2 करोड़ का लक्ष्य तो हासिल आप कर ही सकते हैं। लेकिन आपके जो पोर्टफोलियो की बात करें, एग्जिस्टिंग फंड्स की बात करें, तो आपने सेम फंड हाउस से ही लिए हुए हैं, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। तो मृणाल, आपने डाइवर्सिफिकेशन की तो बात की, अब अगर हम ये मान के चलें कि मृणाल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिटेड है, तो प्लीज आप जब नए एडिशन की बात करें तो उसके साथ साथ कुछ नेम्स भी सजेस्ट कर दे कि कहाँ पे वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तो सब व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी। Certainly. So, मेरे मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, बोथ ऑफ दीज आर मिड कैप फंड्स। इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह मृणाल के लिए, और रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। योर मनी, मृणाल अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की, और देवानंद महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। देवा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते। यस, मेरा भी मंथली एसआईपी 40,000 है। 5 फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया है। ओके। और मेरा लक्ष्य है अभी ये 8 साल में 1 करोड़ का एसेट जनरेट करना। अभी तक मैंने 3 लाख समथिंग अमाउंट ओके इकट्ठा कर लिया। या मतलब 3 लाख तक मैंने इन्वेस्ट किया। 1 करोड़ का टारगेट है। ओके, 8 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। 39,000 की एसआईपी है। 3 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू। फंड्स बताऊं तो मेरे ऐसे टैक्स सेवर में 4,000 पर मंथ, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में 8,000 पर मंथ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 9,000 पर मंथ, 9,000 ईच डाल रहे हैं एक्सेस स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप में। बताइए मेरे इनके लिए सजेशन। तो सबसे पहले तो इनके पास 2 क्वांट के फंड्स हैं, क्वांट स्मॉल कैप एंड क्वांट लार्ज एंड मिड कैप। इसमें थोड़ा सा ओवरलैप है, तो इसका ध्यान रखिए। ठीक है, अभी के लिए इट्स नॉट टू बैड। अच्छा, अब जो आपको वेल्थ क्रिएट करना है, देखिए जो 1 करोड़ का वैल्यू हो जाएगा 8 साल के बाद, वो रहेगा 1.6 करोड़। तो उसके हिसाब से आपको करीब महीने के 1 लाख रुपए का निवेश करना पड़ेगा अगर आपको अपना टारगेट रीच करना है। बाकी मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि आपके पास अभी 5 फंड हैं, आप इसी में ही रहिए। आपने अच्छा एक्सपोजर लिया है। बस ये ध्यान रखिएगा कि सिंस आपका 8 साल का गोल है, थोड़ा सा स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो इसको थोड़ा मतलब मॉनिटर करते रहिएगा और देखिएगा कि आप ये वॉलेटिलिटी से बेयर कर सकते हैं कि नहीं, बट अदरवाइज द पोर्टफोलियो इज फाइन। ओके, पोर्टफोलियो सही है। और एक चीज और मृण, आपने तो ये इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए इन्हें बताया है कि 1 लाख की एसआईपी लगेगी, लेकिन अगर हम अब दोनों पर्सपेक्टिव से प्लीज राय देंगे तो इनको बेहतर रहेगा। हो सकता है इन्होंने इन्फ्लेशन को ध्यान में रखे ही 1 करोड़ का टारगेट लेकर चले हों। अगर 1 करोड़ ही एक्यूमुलेट करने हुए इन 8 ईयर्स, तो कितने की एसआईपी लगेगी? तो आई वुड से करीब 50,000 की। ओके, 39,000 पर मंथ की एसआईपी आपकी है। 50,000 तक की एसआईपी कर लेंगे अगर धीरे धीरे, तो अपने 1 करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। बाकी आपके फंड्स फिलहाल सही हैं, लेकिन क्योंकि टाइम होराइजन आपका 8 इयर्स का है, तो रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करें। उदय सिंह ठाकुर अंबिकापुर से हमारे साथ मौजूद है, छत्तीसगढ़। उदय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम बस मैंने अपने पोर्टफोलियो को शेयर किया हुआ था। अभी मेरा 7,000 का टोटल एसआईपी चल रहा है। मैं 20 साल के विजन पे रखना चाहता हूँ। ओके, और लगभग 7,000 की एसआईपी आपने अभी शुरू की है कि ये एसआईपी उदय? जी, मैंने लगभग 2 साल हो गया है। अभी के डेट पे मेरा कितना इकट्ठा हो चुका है अभी? 2 लाख रुपया समथिंग है। ओके, ठीक है। तो 2 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 7,000 की एसआईपी, 20 इयर्स का होराइजन है। 20 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है या ज्यादा? 1 करोड़ मिनिमम में। ओके, तो 1 करोड़ का लक्ष्य 20 साल में। फिलहाल एसआईपी चल रही 7,000 की। 3 फंड्स है, एचडीएफसी इंडेक्स, एसएनपी बीएससी सेंसेक्स प्लान 2200 रुपए महीना, पराग पारी फ्लेक्सी कैप है 2300 रुपए महीना, एक्सिस स्मॉल कैप है 2500 रुपए महीना। 2 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। बताइए 20 इयर्स में कितना एक्यूमुलेशन ये कर सकेंगे?
करीब 70 लाख कर सकेंगे इस हिसाब से। अगर हम 12% का रिटर्न लेते हैं तो इनकी एसआईपी का वैल्यू करीब 70 लाख हो सकता है। और पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा है, सारे मेरे फेवरेट फंड हैं इसमें, पराग पारेख, एक्सिस स्मॉल कैप, एचडीएफसी इंडेक्स, सेंसेक्स प्लान, तो पोर्टफोलियो में तो कोई कमी नहीं है। इन्होंने अच्छे से भी चूज किया है, एक फ्लेक्सी कैप, एक स्मॉल कैप और एक इंडेक्स फंड। तो इसमें आप बने रहिए, 20 साल का वक्त काफी होता है, तो बस आपको बने रहना है। और अगर आप थोड़ा सा एसआईपी बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए, और इसमें आप एक मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं। अगेन आई वुड सजेस्ट आइदर मेरे मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आइदर वन ऑफ देम। आप एक फंड और अगर आप बढ़ा रहे हैं एसआईपी को तो एक मिड कैप फंड आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए। आपका पोर्टफोलियो सही है, 70 लाख के आसपास का एक्यूमुलेशन आप कर सकेंगे, तो इन्वेस्टेड रहिए आप, अपने टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहिए। चलिए, तो ये तो हुई स्ट्रैटेजीज आपके पोर्टफोलियोज पर, लेकिन अब पूछ लेते हैं मृन के टॉप 4 फंड्स। मृन, बताइए आपकी चॉइसेस क्या हैं? ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। और चौथा वाला जो मैंने बोला है वो है ICICI शॉर्ट टर्म डेट फंड। नॉर्मली हम इक्विटी फंड्स के ही बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक इफ एनीबडी इज लुकिंग एट डेट फंड्स देन आई थिंक ICICI शॉर्ट टर्म डेट फंड इज एन ऑल टाइम फंड। ओके, तो ICICI प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ICICI प्रू शॉर्ट टर्म डेट फंड आप पिक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से। शुक्रिया मृन आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। CNBC आवाज से जुड़े रहने के लिए आप यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक से एसोसिएटेड रहिए CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर। साथ ही योर मनी में शामिल होने का तरीका एक बार फिर से नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। ट्विटर, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।